जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर तो हैं ही, साथ ही पंचकर्म में विशेष महारत हासिल की है इन्होंने। डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू राजीव जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पंचकर्म में आपकी स्पेशलाइजेशन है कि किस तरह से होती है, कोई डिग्री होती है या डिप्लोमा होता है? राजीव जी, वैसे तो आयुर्वेद में एमडी होती है, एमडी पंचकर्मा, बट मैंने 2010 में बीएमएस के बाद राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा स्पॉन्सर्ड गुरु शिष्य परंपरा के तहत मैंने सीआरएवी कोर्स किया है, जो 1 वर्ष का होता है। इसके बाद मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी और गुरुओं के आशीर्वाद से मेरे पेशेंट्स ठीक होते गए और रिजल्ट मुझे मिलते गए। तो ये जो आपने गुरु शिष्य परंपरा का जो ये कोर्स है, ये आयुष विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? जी राजीव जी, ये हर साल आयुष डिपार्टमेंट आरएवी के थ्रू लगभग 100 बच्चों को स्पॉन्सर करके जो प्राइवेट अच्छे इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे स्पॉन्सर करती है, ताकि वो वहाँ से अच्छा आयुर्वेद सीख के अच्छी आयुर्वेद प्रैक्टिस करें। यानी जो हमारी पुरानी परंपरा थी जी, जिसमें आपका नाड़ी विज्ञान भी हो सकता है जी, और आपका पंचकर्म भी हुआ जी, जो पुरानी ऋषियों मुनियों की परंपरा है उसको जीवित रखने का एक प्रयास है, ताकि वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम लोगों के बीच में आज भी वो जो हमारा प्राचीन विज्ञान है आयुर्वेद का एज इट इज यथासंभव कोशिश की गई है आयुष विभाग द्वारा कि वो आज भी लोगों में वो जीवित रहे। जी राजीव जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हम रोगों की बात करें तो विशेष रूप से ऐसे कौन से रोग हैं जहां पर आयुर्वेदिक डॉक्टर को दवा के अलावा पंचकर्म का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो रोग जल्दी से जल्दी शरीर से निकल भागे? वैसे तो राजीव जी, पंचकर्मा की जो उपयोगिता है वो हमारे बीमार होने के बाद ही नहीं, उससे पहले ही स्टार्ट हो जाती है। अगर हम पंचकर्मा को अपनी जीवन शैली में अपनाएंगे तो हमें बीमार होते ही नहीं है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ऋतुओं के अनुसार पंचकर्मा का वर्णन किया गया। और जितनी भी हमारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, लंबे टाइम से कोई बीमार है, उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स और बड़ी जल्दी रिजल्ट्स पंचकर्मा के थ्रू ही मिलते हैं। आपने कहा कि जो आदमी बीमार है उसके अलावा स्वस्थ आदमी भी अगर करता रहे तो वो बीमार नहीं होता जी। केवल बीमारी के बाद इसकी जरूरत पड़े ऐसा नहीं है जी। तो ये पंचकर्म, जो 5 कर्म है, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, वो क्या है? राजीव जी, इसमें जो हमारे 5 में आते हैं, सबसे पहले आता है वमन। ये हम कफ दोषों के लिए या किसी को अस्थमा है या सोरेसिस है उसके लिए हम वमन कर्म करते हैं। जो दूसरा हमारा पंचकर्म में आता है उसको हम बोलते हैं विरेचन। ये हमारे शास्त्रों में पित्त दोष के लिए बताया गया है। जैसे किसी को एक्जिमा है या हाथों पैरों में जलन रहती है, पित्त का प्रकोप जैसे ही होगा हम विरेचन कराते हैं। तीसरा जो हमारा चिकित्सा कही गई है, इसे वस्ती कहते हैं। वस्ती को आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा बताया गया। ये अपने आप में आदि चिकित्सा है, क्योंकि ये वात का शमन करने के लिए होती है, शोधन करने के लिए होती है, और जितने भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसमें बड़ा अच्छा कारगर साबित होती है। अच्छा, जो आजकल जैसे डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, मानसिक अवसाद के पेशेंट्स हैं जी, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनको, जी, उन सब में ये काम करेगा? ये बड़ा अच्छा काम करता है। अच्छा, और इसके अलावा हमारा चौथा होता है नस्यम। नस्यम नासा हमारे चेतना और सिर के द्वार मानी जाती है। तो ये हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनका पोषण करती है। तो हमारे इंद्रिय जहाँ भी कमजोर पड़ती है, किसी को देखने में कमजोरी आती है, सुनने में दिक्कत आती है, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। यानी जो गर्दन से ऊपर जी का एरिया है, चाहे वो नाक है, आंख है, कान है या सर है, जी, उस सभी में वो नस्य जी, नाक के द्वारा आप क्या वो कोई मेडिकेटेड ऑयल? इसमें हम मेडिकेटेड ऑयल भी यूज करते हैं। इसमें प्रधमन नस्य के रूप में चूर्ण का इस्तेमाल भी करते हैं। इससे साइनोसाइटिस है, माइग्रेन है, इन सब में हेल्प मिलती है। अच्छा, आपने बताया वमन, विरेचन, वस्ती और नस्य, जी, ये 4 हो गए। 5वां हमारा होता है रक्त मोक्षण। अच्छा, शास्त्रों में हमारे आचार्य सुश्रुत ने रक्त को चौथा दोष माना है, और जब भी पित्त और रक्त दूषित होते हैं तो हम रक्त मोक्षण करते हैं। अच्छा, चौथा दोष माना का मतलब हुआ कि वात, पित्त और कफ, ये 3 पहले माने गए जी, इनका इम्बैलेंस से रोग होते हैं जी, और चौथा जो कारण माना वो रक्त विकार, जी, उसके कारण रोग होते हैं जी। अच्छा, तो रक्त मोक्षण एग्जैक्टली क्या हुआ? रक्त मोक्षण में हम दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालते हैं। शिरावेद से निकालते हैं, जलोका कर्म से निकालते हैं। शिरावेद और जलौका, जी, ये क्या कर्म होते हैं? शिरावेद से हम वेने पंचर, हम जो वेन्स होती है उसको पंचर करके उसके अंदर से दूषित रक्त को बाहर निकालते हैं। और रक्त मोक्षण में हम जलोका होती है लीच थेरेपी,
वो जो जौक जौंक हम यूज़ करते हैं। ये पहले के टाइम में, यहाँ से 30 साल 40 साल पहले तो लोग आम घरों में यूज़ करते थे। धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जौक बहुत होती हैं। जी अच्छा, उनको हम एज अ डॉक्टर यूज कर रहे हैं। जी यानी वो हमारे लिए एक डॉक्टर का काम कर रही हैं, क्योंकि वो जो दूषित रक्त है उसको पी जाती है। मतलब जौक आपको जब भी काटेगी वो आपका दूषित रक्त ही लेगी। जब भी जौंक आपको काटेगी वो दूषित रक्त ही लेगी। जलोका का जो हमारा सबसे पहले एग्जाम्पल मिलता है, वो जब समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके आए थे तो उनके हाथ में जलोका भी थी। आज भी हम धन्वंतरी जी की जहाँ भी पूजा करते हैं या उनकी कहीं पे भी वो देखते हैं, उनके हाथ में एक जलोका रहती है। अच्छा, वो इतनी इम्पोर्टेंट बात है जौक का जो काटना, वो जो रक्त मोक्षण है बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसका इलाज हम रक्त मोक्षण से ही करते हैं। बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ग्लूकोमा है या वेरिकोज वेन है, इनमें हमें रक्त मोक्षण से ही बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। आजकल डॉक्टर साहब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, शियाटिका, इस तरह के जो रोग हैं, हड्डियों से रिलेटेड रोग है, नर्व से रिलेटेड है, या मसल्स वीक हो गई, तो पंचकर्म उनमें किस तरह से मदद करता है? राजीव जी, जो हमारा आज का रहन सहन है, खान पीन है, उसके कारण हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें दोष एकत्रित होने शुरू हो गए हैं। हम सैर नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारा रक्त का संचार रुक जाता है। तो धीरे धीरे वहाँ पे टॉक्सिन्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो पंचकर्म के साथ साथ हम इसमें अभ्यंगम करते हैं, पोटली करते हैं, पिचू करते हैं। इन सब से वात का शमन भी होता है और वहाँ से उस एरिया से टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। अभ्यंगम यानी मालिश जी। और पिचू क्या होता है? पिचू बहुत ही ये हम एक स्पेशल कपड़ा लेके उसको ऑयल में डिप करके अफेक्टेड एरिया पे थोड़ी देर के लिए रखते हैं। अच्छा, अभ्यंगम, पिचू, और तीसरा आपने क्या बताया? पोटली। पोटली। जी। पोटली में भी मेडिकेटेड कुछ ऑयल रहता है? पोटली राजीव जी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे चूरन की पोटली बनती है, पत्र पोटली बनती है, नवरा एक स्पेशल राइस होता है जो साठी चावल जिसको हम बोलते हैं, उसको हर्ब्स के साथ उबाल के हम इसको नवरा किरी बोलते हैं। तो इन सब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज जो हम अब आप आए हैं तो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि नॉर्थ इंडिया के लोग भी केरल की तरफ जाते हैं पंचकर्म के लिए, तो वहाँ पर जो पंचकर्म है कुछ विशेष उसमें उनकी एक्सपर्टीज है? राजीव जी, केरल का नाम पंचकर्मा के लिए प्रमुखता से लिया जाता है। आज बहुत से लोग केरल घूमने जाते हैं और साथ साथ वहाँ अपना पंचकर्म कराने भी जाते हैं। केरल के वैद्यों ने वहाँ पंचकर्मा को बहुत ही संभाल के रखा है और साथ साथ उन्होंने उसमें कुछ नए आविष्कार भी किए हैं। उन्होंने स्नेहन और स्वेदन, जो हमारे पूर्व कर्म कहे जाते हैं आयुर्वेद में, उनको और आगे ले जाते हुए शिरोधारा है या कटिवस्ती है, जानुवस्ती है, ऐसे कई सारे जो ट्रीटमेंट हैं जो उन्होंने आगे बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं। हम पहले शिरोधारा की बात करते हैं। शिरोधारा में जो कंडीशंस रहती हैं उसमें इंसोम्निया आता है, डिप्रेशन आता है या मानसिक रोग हमारे आते हैं, इन सब के लिए हम शिरोधारा करते हैं। और डॉक्टर साहब, आपने जो पूर्व कर्म बताए, जी। शिरोधारा तो ये आफ्टर वाला कर्म हो गया, पहले वाला नहीं कर्म हुआ। जी। यानी जो 5 कर्म हैं उनसे पहले जो कर्म किए जाते हैं वो पूर्व कर्म कहे गए। जी। उसमें आपने कहा स्नेहन और स्वेदन है। जी। ये एग्जैक्टली क्या होता है? स्नेहन हमारा बाह्य और अभ्यंतर दो तरीके से होता है। बाह्य मतलब बाहर हम तेल लगाते हैं या मालिश करते हैं। इंटरनल स्नेहन में हम घृत, तैल, वसा, मज्जा, ये 4 चीज़ों का जब सेवन करते हैं तो ये इंटरनल स्नेहन होता है। स्वेदन में हमें पसीना लाना होता है, जिसमें हम स्टीम दे सकते हैं या पोटली दे सकते हैं। सेक देना हमारा स्वेदन के अंतर्गत आता है। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम की एक परंपरा है कि इनवाइटेड गेस्ट की पसंद का गीत हम अपने श्रोताओं